उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कुछ चिंताएं उसमें जाहिर की और इस महामारी से निपटने के लिए सुझाव भी दिए। प्रियंका द्वारा भेजे गए इस पत्र में कहा गया कि कोरोना शहरों की सीमाओं को लांघ अब गांव में अपने पैर पसार रहा है। पिछले 20 दिन में कोरोना के 10 गुना मरीज बढ़े हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले प्रदेश में कोरोना जांच की दर ना के बराबर है। बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की भी रिपोर्ट नहीं की जा रही। प्रियंका के अनुसार 23 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में प्रदेश सरकार के पास केवल 126 परीक्षण केंद्र और 115 निजी जांच केंद्र हैं, जिसके कारण लोग मजबूरी में एंटीजन टेस्ट पर निर्भर हैं। तो 10 अपनी तरफ से सुझाव दिए गए हैं प्रियंका गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शायर वसीम बरेलवी की एक नज्म के जरिए निशाना साधा। शायर का नाम वसीम बरेलवी है और उनके जरिए, उनके शेर के जरिए निशाना साधा गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अखिलेश ने आगे लिखा कि यूपी में लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरेआम बीजेपी झूठ बोल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दावा किया था कि राज्य में ना तो बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की, ना ही रेमडेसिविर की। कुछ शरारती तत्व और विपक्षी कमी की अफवाह फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा गया, उन्हें सुनते हैं। संक्रमण से उभरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज लगभग 30,398 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर वापस गए हैं, या जो घर ही पे थे लेकिन उनका संक्रमण समाप्त हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। तो इससे आंकड़ों को अगर हम देखें तो 32,993 नए मामले आए और 30,398 संक्रमण के मामलों में लोगों को संक्रमण से मुक्ति मिली। तो ये एक अच्छा एक प्रोसेस है जिसमें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की, संक्रमण से बाहर आने वालों की, डिस्चार्ज करने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में टेस्ट की संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा में भी ये बताया और निर्देशित किया कि टेस्ट की संख्या जो कि कल 1,84,000 थी, उसको बढ़ाकर कम से कम 2.25 लाख किया जाए। ये उत्तर प्रदेश की रणनीति है जिसमें कि एग्रेसिव टेस्टिंग, ये बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने अब 4 करोड़ टेस्ट जो है उसकी संख्या पार कर ली है। अग्रेसिव टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगभग 40 नई आरटीपीसीआर का टेस्ट करने की मशीनों का भी ऑर्डर दिया गया है, ताकि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जो वर्तमान में लगभग 2 लाख के आसपास है, उसको 2.5 लाख से ऊपर किया जाए। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि आरटीपीसीआर का टेस्ट अधिक होना चाहिए, जो वर्तमान में जैसे लगभग 1 लाख के आसपास है। कल भी 94,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं और उनमें से लगभग 19,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए हैं। तो ये भी एक तरह का भ्रम अगर कोई लोग फैला रहे थे कि निजी लैब द्वारा टेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसमें भी कोई तथ्य नहीं है। प्रदेश में अधिक टेस्टिंग हो। इसके साथ साथ जो एक विशेष अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, घर घर सर्वेक्षण का, घर घर सर्वेक्षण करके लक्षणों वाले व्यक्तियों की जो तलाश हो रही है, उसमें कल तक 16 करोड़ 19 लाख परिवारों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का पहुंचा है और संक्रमण के बारे में जानकारी ली है। और उनमें जो भी कहीं लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए हैं उनका टेस्ट कराया गया है। टेस्ट कराकर उनका यदि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें संक्रमण पाया गया है, तो उनका इलाज प्रारंभ किया गया है। इसको अगर ये जोड़ दिया जाए तो लगभग 4 करोड़ से अधिक जो टेस्ट हुए हैं और 98,83,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उनमें से 20 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। यदि हम ये सारे
आंकड़े जोड़ लें तो कुल आबादी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ है। 24 करोड़ में से 20 करोड़ से अधिक लोगों तक उत्तर प्रदेश की सरकार के स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ये सब पहुंचे हैं। पहुंच के उनने जो उनके लक्षण है उनका उनसे जानकारी ली है अथवा उनका टेस्ट हुआ है। तो ये एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, जो कि देश में और दुनिया में एक अनूठा अभियान है, जिसकी वजह से प्रदेश में यदि जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में और देश में भी कई प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण के मामले कम है। ये एक अभियान जो है ये निरंतर जारी है और इसमें 1 मई से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का अभियान है उसको पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा और उसके लिए 1 करोड़ से अधिक जो डोजेज हैं वैक्सीन की उसका आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि समय पर टीकाकरण की जो डोज है, टीकाकरण का जो डोज वो उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हर जिला मजिस्ट्रेट को और आयुक्तों को कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रणाली लागू की जाए कोरोना के पेशेंट्स के लिए भी, और हर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में ये देखते रहें कि कहीं भी उनके क्षेत्र में कोई भी पेशेंट जो है वो अगर उसको अस्पताल की आवश्यकता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक कुल मिलाकर 8,34,961 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,84,144 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 94,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर की थी। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 4,41,41,354 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस प्रकार 4 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। एक्टिव केसेस में से 2,52,598 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनमें बहुत ही धीमे लक्षण आते हैं और या लक्षण विहीन होते हैं किंतु टेस्ट में संक्रमित पाए जाते हैं और उनके घर में उनके रहने के लिए अलग कक्ष हो और अलग शौचालय की व्यवस्था हो, तो वो लोग अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, होम आइसोलेट हो सकते हैं। जिनमें ज्यादा लक्षण हो या जो लोग अधिक उम्र के हैं और या फिर पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें अस्पताल में दाखिल होना चाहिए और चिकित्सकों की देखरेख में अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर आपके पास अलग कक्ष और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तब भी आपको अपने घर के अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के दृष्टिकोण से अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सर्विलांस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,35,227 इलाकों में 5,73,620 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,35,50,687 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,19,58,407 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उनके वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। जो फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर अपना सेकेंड डोज नहीं ले पाए हैं, उनके सेकेंड डोज का भी कार्य वैक्सीनेट करने का कार्य किया जा रहा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर टीके की डोज जरूर लें। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने टीकाकरण करा रखा है, अगर उनमें से कुछ लोग, नाम मात्र के लोग अगर
संक्रमित हुए भी हैं तो उनमें सिवियरिटी नहीं आई है, उनकी स्थिति में कोई ऐसी जटिलता नहीं आई है जिससे कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़े या उनके साथ कोई परेशानी हो। और नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की कमी और जिले में रेमडेसिविर के लिए मारामारी देखी जा रही है। इन सभी सवालों पर आज हमने जिला अस्पताल के सीएमएस रेणु अग्रवाल से बात की और उनका कहना है कि जिले में बीते कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर थी। फिलहाल जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो पूरी हो रही है, अब कहीं किल्लत नहीं है। कोविड की फैलने की गति काफी तेज हो गई है इस समय से। चिकित्सा विभाग ने, हमारी यूपी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। पूरा कोविड डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल बना हुआ है। मेरे ख्याल से वो नोएडा में ही है और यूपी के कहीं भी आसपास इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा। पहले ये 168 बेडेड L2 हॉस्पिटल बनाया गया था और 168 बेड भी पहले उतने नहीं भर रहे थे पिछली बार, लेकिन इस समय कोविड इतना ज्यादा फैल गया है कि उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 200 बेड उसमें और बढ़ाए हैं और 200 बेड बढ़ाए हैं तो थोड़ी सी उसमें समस्या जो आ रही है उसको भी दूर की जा रही है, क्योंकि जब एकदम से कोई चीज पेशेंट का लोड बढ़ गया है तो थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत आती है। लेकिन हम लोग पेशेंट को लेकर सेटल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में उसको जो है कॉन्फ्रेंस में लेके उसको भेजा जाता है। पेशेंट को बाहर नहीं रखा जाता। जौनपुर में एक महिला की मौत होने के बाद गांव वालों ने कोरोना के डर से मुंह मोड़ते हुए मानवता को कलंकित कर दिया, जिसके बाद पति अकेला अपनी पत्नी का शवदाह संस्कार के लिए साइकिल पर रखकर गांव के बाहर नदी किनारे पहुंच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां पर पहुंचकर शव जलाने से रोक दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पति को अंतिम संस्कार से रोका और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबरपुर गांव में तिलकधारी सिंह के पत्नी की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। अस्पताल से एम्बुलेंस डेड बॉडी को गांव पर छोड़ गई थी। गांव के लोगों ने वहां पर दाह संस्कार करने का विरोध किया। इस पर वो व्यक्ति गांव वालों का साथ न देने पर साइकिल से ही शव को लेकर नदी किनारे की तरफ जाने लगा। पुलिस को सूचना हुई। कोतवाल मड़ियाहू मौके पर जाकर उसके लिए कफन की व्यवस्था करवाए, गाड़ी की व्यवस्था करवाए और उसको रामघाट अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया। पुलिस का ये बहुत ही मानवीय और अच्छा कार्य है। थैंक यू सर। शाहजहांपुर में जहां कोरोना चरम पर है, वहीं कोरोना ड्यूटी कर रहे मेडिकल कॉलेज में 28 आउटसोर्सिंग मेडिकल स्टाफ की कॉलेज प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी। इतना ही नहीं, बीते 5 महीने से उनको वेतन भी नहीं दिया गया और बिना नोटिस के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। नौकरी के अचानक निकाले जाने से परेशान स्टाफ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आवाज बुलंद करते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई। हम लोग कल प्रिंसिपल के पास गए थे, हम लोगों से कह दिया निकाल दे, सिर्फ मुंह से बोला है। आज दिन तक हम लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया उन्होंने, बल्कि हम लोगों से ये कहा था तुम लोगों की कोविड में ज्वाइनिंग हुई। लेकिन हम जब ज्वाइन करने आए थे तो हमें कोई ये कुछ बताया ही नहीं था कि हमारी कोविड में ज्वाइनिंग हुई और ये ना इंटरव्यू उन लोगों ने लिया ना कुछ भी। अब ये कह रहे ना तो तुम लोगों ने इंटरव्यू दिया और ऐसे कह दिया अपने अपने घर जाओ और ना हम लोगों को 5 महीने की कोई सैलरी भी नहीं दी है। कितने लोग हो आप लोग? ऐसे 28 लोग हैं हम। जो है किसके थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी और किस कंपनी? हमारी ज्वाइनिंग हर्ष एंटरप्राइजेज कंपनी लखनऊ के द्वारा हुई थी, जो मतलब यहाँ आउटसोर्सिंग का टेंडर लेती है। हम लोग उसी के तहत आए थे। सर ये लोग मेरे पास आए थे अपनी समस्याएं लेकर के। इनका कहना है कि हमें 6-6 महीने से एक भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है। इवन 8-10 महीने से ये लोग जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू और उसके बाद में बिना सैलरी के काम कराते रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि हम सैलरी देंगे, आश्वासन दिया जा रहा है आप लोग परमानेंट हैं, लेकिन जब सैलरी की बात करने जाते हैं तो कहते हैं अभी प्रिंसिपल ने हमको कोई भी चीज़ प्रोवाइड ऐसी नहीं की है, हमारा बैलेंस नहीं आया है जिसके कारण हम इनको कोई सैलरी अभी दे पाए। तो फिर ये जाकर के फिर अपने मालिक को बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो मना कर दिया है ड्यूटी करने के लिए, हम क्या करें। ये कह रहे हैं अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो करें।
कानपुर में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के हैलेट अस्पताल में एक तरफ अस्पताल की इमरजेंसी में बेड की समस्या, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। वहीं अस्पताल की इमरजेंसी में ही ऊपर पीओपी वार्ड खाली पड़ा है, जहां ऑक्सीजन समेत सारी सुविधाएं होते हुए भी मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे। अस्पताल प्रशासन इमरजेंसी की चौखट पर मरीजों की सांसें उखड़ते देख रहा है। तो कानपुर में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑक्सीजन की कहीं किल्लत नहीं, बेड की कोई समस्या नहीं, अस्पतालों में जगह भी है। हकीकत यह है कि लोग आज भी इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। फोन के लिए, मदद के लिए, हेल्पलाइन नंबर के लिए हॉस्पिटल जब लोग जा रहे हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि बेड नहीं है। कई जगह देखा जा रहा है कि अंदर बेड होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन इनकार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर मौत का सबब बनकर आई है। हर तरफ डर, घबराहट है। ऐसे में कुछ लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सेवा कर रहे हैं। इटावा में मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाहर हैं और उनके परिवार के लोग इस कोरोना की चपेट में आ गए हैं, मौत के काल में समा गए हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तब आसपास के लोग आगे आ रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। समाज सेवी साहब ये है, जो ये मरीज कोरोना से मर रहे हैं, इनके लोग दिल्ली बम्बई फंसे हुए हैं, तो उनके परिवारिजन यहाँ खत्म हो रहे हैं। हिंदू है, मुसलमान हो, हिंदू है तो उनको हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार से, मुसलमान है तो उनके रीति रिवाज के अनुसार से पूरा समाज सेवी किया जा रहा है। और अंतिम संस्कार, अंतिम दाह बाकायदा सब किया जा रहा है। और कई लोगों का अभी तक हम कर चुके हैं। तो पूरा हम लोग लगे हुए इसी चीज़ में कि समाज सेवी में कि किसी तरह से किसी का अंतिम देह संस्कार हो जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम पब्लिक को? आम पब्लिक को यही है कि भाई सहयोग करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पब्लिक की, जनता की सेवा करो। हमारी समाज सेवा यही है कि जो दिल्ली मुंबई में लॉकडाउन के चलते हुए फंसे हुए हैं और उनके परिजन यहाँ मृत हो रहे हैं, उनकी अंतिम संस्कार के लिए हम लोग मदद करें। जो भी हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार यहाँ जैसे भी रीति रिवाज से होता है, बिल्कुल उसी ठीक रीति रिवाज से हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और हमारी यही अपने भाइयों से प्रार्थना है कि वो लोग भी अमन चैन के लिए अपने आगे बढ़ें और ऐसी रीति रिवाज के साथ सबका सहयोग करें। बस यही मेरा कहना है। कोरोना की दहशत इतनी है कि मृत्यु के बाद भी सुख शांति नज़र नहीं आ रही है, पर तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भगवान बनकर नज़र आ रहे हैं। जहां दिखता है एक हाथ कम है तो अपना हाथ लगा देते हैं, जहां दिखता है एक कंधा कम है तो अपना कंधा लगा देते हैं। हालांकि जो मृत के परिजन हैं, सगे संबंधी हैं, जो इसके खून के रिश्ते हैं, वो किसी कारणवश या तो माने कोरोना का खौफ की वजह से या प्रशासन के नियमों की वजह से नहीं शमशान तक और अपनों को बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में जो मृतक के परिजन हैं वो वहीं से ऐसे लोगों को, जो मोहल्ले के, गली के और गांव के लोग हैं, जो मृतकों को शमशान तक दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां से वो सलूट भी कर रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं। इटावा से अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज़ इटावा। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां कोरोना डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग तड़प रहे हैं। सीएमओ के पैर छूकर इंजेक्शन की गुहार लगाई जा रही है। क्या बोला? इंजेक्शन लेने आए लोगों को सीएमओ जो है वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बोल रहे कि वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है या नहीं है, या है तो देंगे नहीं। गोंडा जिले की कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के चक्रोत गांव में एक ही घर में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 22 साल का युवक भी शामिल है। एक हफ्ते के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। एक हफ्ते तक प्रशासन ने ना तो गांव को सैनिटाइज कराया, ना ही गांव को सील किया। एक हफ्ते बाद प्रशासन नींद से जागा और अब सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इतने दिन तक प्रशासन पूरी तरह से सोया रहा। आगे बढ़ते हैं।
मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं कई जनपद ऐसे हैं जहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या आ रही है। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रहती है जी, तो ये हमें ऑक्सीजन भरवाने के लिए आए थे। यहाँ पे लगभग 1-2 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है हमारे लिए। क्यों ना मिल पा रही? क्या पता नहीं क्या हो रहा है। गेट नहीं खोल रहे हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद है और गेट नहीं खोल रहे हैं। कह देते हैं अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, समय लगेगा। और हम बहुत परेशान हैं, रात और दिन सेवा कर रहे हैं, इतने पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है समय से। अब 1 घंटा हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता है, मरीज वहाँ कुछ हो जाए पेशेंट के साथ में, तो हमें यहाँ दिक्कतें बहुत आ रही हैं ऑक्सीजन लेते समय। ज़िले में इस समय पर डे जो है मेडिकल के लिए लगभग 30 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। डीएम साहब ने प्रशासन को अवगत कराया है, उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से पूरी प्रयास किया जा रहा है कि समय से ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे ज़िले में। इस समय कितनी मांग हो रही है ऑक्सीजन की? किस हिसाब से बहुत कमी पड़ पा रही है ऑक्सीजन की? इस समय जो पर डे की डिमांड आ रही है वो लगभग 25 से 30 टन हमारे ज़िले में आ रही है। लखीमपुर खीरी में कोरोना की वजह से अब तक 120 लोगों की जान जा चुकी है। एक 40 साल के मनोज सिंह भी उसमें शामिल थे, जिनकी ऑक्सीजन न मिल पाने से बीते 24 अप्रैल को मौत हुई। अब मनोज सिंह के परिजनों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। परिजनों ने फैसला किया कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी और की जान ना जाए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल, लोगों से ये कहा गया कि जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे घर खाली सिलेंडर लाए और निःशुल्क ऑक्सीजन लेकर जाए। तो निःशुल्क ऑक्सीजन के लिए यह मुहिम चलाई है ताकि इसलिए कि फिर किसी को ऑक्सीजन के चलते किसी की सांसें ना रुके, ऑक्सीजन के चलते किसी के घर में अंधेरा ना हो, ऑक्सीजन के चलते कोई अपने को ना खो दे। लिहाजा इस परिवार ने जब ठोकर खाई तो दूसरों के घर में उजाला करने की मुहिम को छेड़ा और मनोज सिंह के परिजनों ने इस पहल की शुरुआत की। बाकायदा सोशल मीडिया पे लोगों से कहा कि जिसको जरूरत हो वो घर आए खाली सिलेंडर लेके। उत्तराखंड से सबसे शुरुआती दौर तो हमारा जो 24 तारीख को हमारे भतीजे उम्र 38 साल थी, उसकी तबीयत खराब हुई। हम लोग अस्पताल लेके भागे, जो वहाँ हर डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन नहीं है। उस दिन हमको ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। रात में ऑक्सीजन पूर्ति कर पाए, सुबह उसकी डेथ हो गई। उस सुबह जब डेथ हुई तो हम लोग एक ही संकल्प लिए हैं कि हमारे परिवार का सदस्य चला गया, मगर हम किसी परिवार के और सदस्यों को हम नहीं जाने देंगे। तो हम अपनी तरफ से जितना कोशिश करेंगे, जितनी ऑक्सीजन हम अपनी तरफ से सप्लाई कर पाएंगे सप्लाई करेंगे। तो कहाँ से गैस सिलेंडर? हम भैया दूसरे प्रदेशों से सिलेंडर मंगवा रहे हैं। उत्तराखंड, रुद्रपुर, काशीपुर, जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं वहाँ दौड़ दौड़ के सिलेंडर ला रहे हैं। जिसको आवश्यकता है उसको फ्री सिलेंडर वितरण करवा रहे हैं। किल्लत बड़ी सिलेंडर की थी, जब बच्चे वाली हमारी दिक्कत आई थी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि सिलेंडर फ्री बैठा। कितने सिलेंडर लगभग बाढ़ में? 150 के करीब पहुँचे थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, ज़रूरतमंद को जो है जिसको आवश्यकता पड़े तो किसी की सिलेंडर के लेकर के जान ना जाएगी, इसलिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।